हेलो दोस्तों, मैं किरण दुबे ड्रीम आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, यानी 4 तरह के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो हमारा 5वां टॉपिक है, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग और इसको हिंदी में वैश्विक तापन भी कहते हैं। साथ ही इसे जलवायु परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये तो मैंने आज का टॉपिक आपके सामने रखा, जिसे लेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने इनसे रिलेटेड अगर किसी टॉपिक को नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल के लिंक पे जाके आप उस सारे वीडियो को देख सकते हैं, जिसको मैंने अवेलेबल कराया है। लेकिन इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, उसके बारे में हम क्या-क्या आज पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है, वो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट से संबंधित है, वैश्विक तापन से संबंधित है, जिसको मैंने आपको बताया कि इसे जलवायु परिवर्तन भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, इसके कारण क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के, अगर कारण हैं तो उसके उपाय क्या हैं, साथ ही इसे हम भारत तथा वैश्विक स्थिति के तौर पे जानेंगे कि क्या क्या बचाव के कारण किए गए हैं। ठीक है, बचाव के उपाय किए गए हैं। तो ये जो मेरा आज का टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको प्रीलिम्स के साथ साथ यूपीएससी मेंस या स्टेट पीसीएस किसी भी मेंस एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग एक मुद्दा बन गया है कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं, जिसका इफेक्ट हम सभी को सहन करना पड़ रहा है, हम सभी के ऊपर जिसका प्रभाव पड़ रहा है, उस ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पीटी में भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन से। साथ ही मेंस में तो यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को जानने के लिए कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो आप सभी को जानना चाहिए, ताकि अगर आप प्री के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहें तो इससे हो जाए। साथ ही अगर मेंस में टू द पॉइंट लिखना चाहें तो इससे आप लिख सकें। तो इसलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज इसके बारे में कुछ टॉपिक बताऊंगी, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में समझा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा और जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो इसका अगर सामान्य अर्थों में अगर मतलब समझें कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि ग्लोबल मीन्स पृथ्वी, ग्लोब से ग्लोबल बना है। ठीक है, तो पृथ्वी, और वार्म मीन्स गर्म होता है, तो पृथ्वी का गर्म होना, यानी कहने का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य पृथ्वी का अपने औसत तापमान में वृद्धि से है।
ठीक है, वृद्धि से है। हमने आपको क्या बताया कि ग्लोबल मीन्स एक तरह से पृथ्वी कह सकते हैं, क्योंकि ग्लोब से ही ग्लोबल बना है पृथ्वी। और वार्म मीन्स हो गया आपको गर्म, ठीक है, यानी पृथ्वी का गर्म होना, यानी कि पृथ्वी तो गर्म होती ही है, ठीक है। जो ग्रीन हाउस है वो पृथ्वी को एक औसत टेम्परेचर में गर्म रखता है, लेकिन यही टेम्परेचर अगर औसत से अधिक होने लगे तो वो ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन का रूप ले लेती है, जो कि हमारे लिए काफी हानिकारक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं यही आपको समझा रही हूँ कि पृथ्वी का अपने औसत तापमान में, औसत तापमान कितना होता है, तो औसत तापमान आपको होता है 14 डिग्री से, ठीक है। पृथ्वी का औसत तापमान जो होता है वो 14 डिग्री सी माना जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी का अपने औसत तापमान में वृद्धि से है, ठीक है। जब पृथ्वी के औसत तापमान में एक स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है, एक लेवल से अधिक वृद्धि होने लगती है, ठीक है, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं, ठीक है। ये तो हमने उसके मीनिंग समझे कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसके कारण वगैरह देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की आखिर क्या कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके और भी रूप देख लेते हैं, ठीक है। कुछ समय पहले मैंने आपको ये बताया था कि इसे ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग का जो रिलेशन है वो ग्रीन हाउस गैसों से भी है, काफी हद तक है, ठीक है। तो एक बार यहाँ हम जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ हम एक टर्म जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसको साधारण भाषा में कहें तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक प्रक्रिया यानी नेचुरल प्रोसेस है। किस तरह से ये नेचुरल प्रोसेस है आइए समझते हैं। तो इस चीज को कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको हम एक मैप के द्वारा समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये इसे हम अपनी पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर ये जो आवरण है ये गैसों का आवरण ही वायुमंडल है, ठीक है। इतनी बेसिक बातें तो आपने भी पढ़ी होगी। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, ठीक है, कुछ किरणें पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें जो हैं वो यहाँ से टकराकर पृथ्वी के वातावरण से टकराकर बाहर निकल जाती है, ठीक है। लेकिन जो किरणें पृथ्वी से जो किरणें सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो जो पृथ्वी से टकराती हैं और जो बाहर नहीं निकल पाती हैं, उन किरणों द्वारा जो पृथ्वी को गर्म किया जाता है उसी को हम अपनी भाषा में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जैसा कि सूर्य काफी गर्म है और सूर्य से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आने के क्रम में बहुत सारे जो अल्ट्रारेड जो किरणें हैं वो पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिए गए, और ये जो अवशोषण है, अवशोषण का जो काम है वो आपको जलवाष्प और CO2 जैसे ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अधिक किया जाता है, ठीक है। तो इस अवशोषण पृथ्वी द्वारा अवशोषित की गई इन किरणों के कारण पृथ्वी जो है गर्म हो जाती है, और गर्म होते होते ये एक लेवल से ऊपर चली जाती है जिसे हम ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के नाम से जानते हैं। वही मैंने आपको समझाया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रक्रिया है,
ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस ही यहाँ पे हो रहा है, जिसे सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं उसे जलवाष्प और CO2 जैसे ग्रीन हाउस गैस मिलकर अवशोषित कर रहे हैं और पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, यही ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। इसको एक मोटे तौर पे हमने समझ लिया। ठीक है, अब समझते हैं कि अब हम समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हैं, जिसका मुख्य कारण ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनके कारण ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रहा है, चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, अब हम ग्लोबल वार्मिंग के कारण जान लेते हैं कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो ग्रीन हाउस गैस हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो कभी-कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कौन-कौन से गैस आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके कारण में ग्रीन हाउस गैस यानी GHG गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेवार माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब हम देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन-कौन से गैस सबसे ज़्यादा वो जिम्मेवार हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने किसी ने अगर आपसे पूछा कि ग्रीन हाउस गैसों में अगर सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदार गैस हो, तो वो कौन-सा होगा? तो उसके लिए आप सबसे पहले CO2 बताएँगे, ठीक है? CO2, ठीक है? CH4 यानी मीथेन, O3 यानी ओजोन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, NO2, ठीक है। इस तरह के जो गैस हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ये जो जितने भी ग्रीन हाउस गैस मैंने आपको बताए, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, CO2 ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, सभी गैसों में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के लिए ये मैंने आपको बताया। उसके बाद है मीथेन, उसके बाद है O3 यानी ओजोन, उसके बाद से है CFC, NO2। ठीक है, ये कुछ ग्रीन हाउस गैस हुए जो कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के कारणों में से एक है। चलिए कुछ आगे और टर्म देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के साथ साथ जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, उद्योगों का लगाया जाना, शहरीकरण, ये कुछ ऐसे बेसिक बातें हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग अधिक मात्रा में हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे प्रदूषण हो गया, वनों की कटाई हो गया, उद्योगों का लगाया जाना, अधिक से अधिक मात्रा में उद्योग लग रहे हैं, तो इस उद्योगों से निकलने वाले जो पोल्यूशन है, ठीक है, जैसे उससे निकलने वाले जो जल पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन होते हैं, जो ये सब चीज़ होते हैं, इससे भी हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। साथ ही शहरीकरण, शहरीकरण जो है वो भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए एक जिम्मेदार कारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम शहरीकरण को बढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो जंगलों से ढके हुए हैं, जिनको रहने के लिए, आवास बनाने के लिए लोग काट रहे हैं। ठीक है, इससे भी बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे कि लोग शहरीकरण कर रहे हैं और जिससे ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक बातें। अब हम जान लेते हैं इसके आगे कुछ और टॉपिक्स। ठीक है, अब हम ग्लोबल वार्मिंग के तहत ये जान लेते हैं कि कौन से देश सबसे ज़्यादा इससे
बढ़ाने में आगे है। ठीक है, तो प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं, आइए ये भी जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कार्बन को अधिक मात्रा में छोड़ना, ठीक है, इसमें जो चीन है वो सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करता है। चीन, ठीक है, चीन 30% अकेले वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका जिम्मेदार है। ठीक है, कार्बन की बढ़ोतरी में, यानी ये 15% इसका कार्बन उत्सर्जन का ये परसेंटेज है। चीन अकेले 30% उत्सर्जित करता है, यूएसए 15%। तीसरे नंबर पर यूरोपीय संघ है, जो कि कई देशों के संघ हैं, ये अकेले 9% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। जबकि चौथे नंबर पर हमारा प्यारा देश भारत है, जो कि 7% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस हमने जाना कि प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं जो कि कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज्यादा भागीदार हैं। तो आप ये सीक्वेंस याद रखेंगे। सबसे पहले है चीन, जो कि अकेले 30% उत्पादन करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है यूएसए, जो कि अकेले 15% कार्बन उत्सर्जन करता है। तीसरे नंबर पर है यूरोपीय यूनियन, जो कि 9% का लेवल रखता है। चौथे नंबर पर हमारा प्यारा देश भारत, जो कि 7% कार्बन उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये तो एक सीक्वेंस हमने जाना। साथ ही हमने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित उपाय भी जानेंगे, लेकिन उपाय को हम अगले लेक्चर यानी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्योंकि इसके जो उपाय हैं उसको हम पूरे विस्तृत में पढ़ेंगे, पूरे विस्तार में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है, मैंने आपको बताया कि ये पीटी के साथ साथ मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हम इसके बचाव देखेंगे, साथ ही भारत के स्तर पर इसके बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, वैश्विक स्तर पर इसके क्या क्या बचाव के उपाय किए गए हैं, कौन कौन से सम्मेलन किए गए हैं, इसको हम देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तत्काल हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहला जो नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।